हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैब क्लासेस। तो आज हम अकाउंटिंग के ऊपर सेकंड एमसीक्यू लेक्चर लाए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट 40 एमसीक्यूज़। ये वीडियो देखने के बाद आपका इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बिना टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए हम अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द एंटिटी फॉर विच अकाउंटिंग इज परफॉर्म्ड एंड विच इज ट्रीटेड एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर इज नोन एज। तो वो एंटिटी जिसके लिए अकाउंटिंग परफॉर्म की जाती है और उसको उसके ऑनर से सेपरेट ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाता है? डेप्टर, ट्रांजैक्शन, बिजनेस एंटिटी, क्रेडिटर। देखिए, डेप्टर मैंने बोला क्योंकि हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, असल में इसको डेटर कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी बोलो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट है कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, बिजनेस एंटिटी। ओके, बिजनेस एंटिटी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की सेकंड की ओर बढ़ते हैं। An event involving an exchange of value between two or more parties, such as the purchase of goods or receipt of cash, it's termed as। देखिए, कोई भी ऐसी, जिसे कहते हैं ना इवेंट, जिसमें क्या हो रही है, वैल्यू एक्सचेंज हो रही है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में। जैसे कि या तो परचेजेस हुआ रहा है, गुड का परचेज हो रहा है, या फिर कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, उस इवेंट को क्या कहा जाता है? क्या उसको एडजस्टमेंट एंट्री कहा जाता है, वाउचर कहा जाता है, ट्रांजैक्शन कहा जाता है, या लाइबिलिटी कहा जाता है? देखिए, ऐसी कोई भी इवेंट जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हो या जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज हो, ठीक है ना, तो उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, ट्रांजैक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन इंटरप्राइज दैट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग। सिंपली एसेट्स, ये बताया कि कौन सी जो चीज़ है, मतलब ऐसी एसेट्स जो हैं वो किस चीज़ की कैपेबिलिटी रखने चाहिए। यानी कि एसेट्स तो इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं एक इंटरप्राइज के, लेकिन उनसे हमें क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, सिंपली क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं हमसे। यूज्ड ओनली फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस, यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, कन्वर्टेड इनटू लाइबिलिटीज, पेड बैक टू द ओनर। देखिए, एसेट्स हम उनको कहते हैं, एसेट्स जो टर्म है वो उनके लिए यूज़ होती है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकें। जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, डेटर्स हैं, कैश तो हो ही, मतलब होता ही, मतलब कैश है मॉनेटरी टर्म्स में। तो मतलब ये इन सबको हम क्या मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसीलिए एसेट्स वो होते हैं जो कि एक्सप्रेस्ड हो सके मॉनेटरी टर्म्स में। ओके, तो राइट आंसर बी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। Assets that are primarily involved in the operating cycle or are expected to be realized or settled within 12 months are classified as। देखिए, ऐसे एसेट्स जो कि 12 महीने के अंदर रिलाइज हो सकें, जो कि हम डे टू डे मतलब वर्किंग में काम आए, या जो कि सिंपली आप ये याद रखिए कि जो 12 महीने के अंदर अंदर एसेट्स, जिसे कहते हैं ना, कन्वर्ट हो सकते हैं या रिलाइज्ड हो सकते हैं या सेटल हो सकते हैं, उन्हें हम करंट एसेट्स का कहते हैं, ठीक है ना। उनको हम करंट एसेट कहते हैं, ठीक है ना। तो फोर्थ का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट एन एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू पे टू एक्सटर्नल पार्टीज आर टर्म्ड एज। ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या ऐसे उधार जो कि एक इंटरप्राइज को पे करने हैं, जो क्या किसको पे करने हैं? एक इंटरप्राइज को पे करने हैं, एक्सटर्नल पार्टीज को, उनको हम क्या कहते हैं? तो सिंपली उनको लाइबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर बी है, उनको लाइबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ये सब टर्म्स जो है ना, इनकी नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ एसेट्स
इन्वेस्टेड बाय द ऑनर टू स्टार्ट और फाइनेंस द बिजनेस इज नोन एज। ऐसी अमाउंट ऑफ मनी या कुछ ऐसे एसेट्स जो कि बिजनेस को स्टार्ट करने में, क्या, जो कि बिजनेस को स्टार्ट करने में एक ऑनर लगाता है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, सी कैपिटल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। उसे देखिए, जब भी कोई ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से मनी या फिर गुड्स लेगा, विड्रॉ करेगा, उसको ड्राइंग्स कहेंगे। ये तो हमें क्वेश्चन में बता दिया। विल हैव विच इफेक्ट ऑन द बिजनेस लाइबिलिटीज, मतलब कि सिंपली उसका क्या इफेक्ट होगा बिजनेस फाइनेंसिस में, मतलब कि बिजनेस फाइनेंसिस में ड्राइंग का क्या असर होगा। इंक्रीजेज लाइबिलिटी, इंक्रीजेज रेवेन्यू, इंक्रीजेज एसेट या रिड्यूस कैपिटल। सिंपली देखिए, जब मनी या गुड्स बिजनेस में से विड्रॉ किए जाएंगे, निकाले जाएंगे, जो कैपिटल है वो तो कम होगा ना, तो इसका राइट आंसर डी आएगा, क्या, रिड्यूसेस कैपिटल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, टोटल मॉनेटरी इनफ्लोज रिजल्टिंग फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर आर स्पेसिफिकली कॉल्ड। देखिए, टोटल मॉनेटरी इनफ्लोज मतलब कि जो कि टोटली मनी टर्म्स में इनफ्लो आ रहा है और किसकी वजह से आ रहा है, गुड्स और सर्विसेज को बेचने की वजह से आ रहा है, या फिर कस्टमर्स को या तो हम गुड बेच रहे हैं या तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको एक्सपेंडिचर कहा जाता है, इनकम कहा जाता है, प्रॉफिट कहा जाता है या सेल कहा जाता है। तो दोस्तों उसको सिंपली सेल कहा जाता है। ठीक है, दे आर सेल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था डी। अब हम, ये हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सेल्स प्लस अदर इनकम like interest received or profit on sale of a fixed asset together constitute। तो सिंपली सेल्स प्लस अगर कोई भी बिजनेस अदर इनकम बिजनेस के खाते में आ रही है, जैसे कि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, या उसने एक फर्नीचर 1,000 रुपये का लिया था, उसको 1,500 में बेचा, जो 500 उधर से एक्स्ट्रा आया, सेल प्लस उन सब इनकम्स को मिला के वो क्या रिजल्ट होता है, मतलब वो उसको क्या कहा जाता है, उस टर्म को क्या कहा जाता है, तो सर उसको गेन कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी टर्म को गेन कहा जाता है। ठीक है, नहीं, एक सेकंड, गेन नहीं सर, गेन जो होता है ना, एक सेकंड, गेन जो होता है ना, वो हमें जब हम किसी भी फिक्स एसेट को उसकी बुक वैल्यू से अप बेचते हैं ना, वो होता है। तो सेल्स प्लस अदर इनकम को रेवेन्यू कहा जाता है सर। तो इसका राइट आंसर ए आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ए है। ठीक है ना, ए इज़ द राइट आंसर। एक स्टाइलिश काम नहीं कर रहा था, ध्यान उधर हो गया, तभी गलत हो गया क्वेश्चन। तो ये याद रखिएगा आप कि सेल्स और जो प्लस अदर इनकम्स हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव या प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ फिक्स एसेट, उनको हम रेवेन्यूज कहते हैं। ठीक है ना, और जो प्रॉफिट होता है ना, वो क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है ना, तो इधर में एक मिनट इसको क्लीन करके देखिए, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ये क्या होता है, ये प्रॉफिट होता है। तो ये भी याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। द कॉस्ट इंक्लूड्स the costs incurred by a business in the process of earning revenue such as rent, wages and salaries are classified as। देखिए, वो कास्ट जो कि एक बिजनेस जिसे कहता है ना बेयर करता है, किस प्रोसेस में, रेवेन्यू अर्न करने के प्रोसेस में। जैसे कि एक रेंट है, वो वेज दे रहा है, वो सैलरी दे रहा है, तो सर वो क्या होता है। अब पता है, दो चीज़ों में बंदा जो है ना कंफ्यूज हो सकता है, एक तो एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आएगा एक्सपेंस। अब एक्सपेंस होता है जो डे टू डे वर्किंग में खर्चा होता है, रेवेन्यू हम अर्न करने के लिए करते हैं, जैसे कि रेंट दे रहे हैं, वेज दे रहे हैं, ठीक है ना, सैलरीज दे रहे हैं, वो डे टू डे काम कर रहे हैं, इसलिए उनको वेजेस मिल रही हैं। ठीक है ना, रेवेन्यू, तो इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंडिचर इज अ लॉन्ग टर्म expense which a business incurred।
एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो कि एक मतलब स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में ये डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। हाउ इज इनकम कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड टेस्ट। इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनकम जो होती है ना वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट या ठीक है ना। रेवेन्यू में से हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमें इनकम मिलेगी, ठीक है ना। हालांकि ये टोटली प्रॉफिट नहीं होता, इसमें से भी कुछ इनडायरेक्ट खर्चों को हमें माइनस करना पड़ता है, हम तब प्रॉफिट में पहुंचते हैं। लेकिन अगर आपको सिंपली पूछा जाए कि प्रॉफिट या इनकम, मेनली ये कीवर्ड याद रखना, इनकम। तो इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, तो इनकम कैलकुलेट होती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस से। ओके, ये याद रखना। तो इसका राइट आंसर सी है। ओके, सी इज द राइट आंसर। spending or incurring a liability for a benefit that is expected to be executed within a year। सिंपली ऐसी खर्चा या ऐसा खर्चा जो, आप सिंपली ये समझिए कि ऐसा खर्चा जो कि हमें एक साल के अंदर अंदर देना होता है। क्या, ऐसा खर्चा जो हमें एक साल के अंदर अंदर देना होता है। और या फिर ये देखिए कि ऐसा खर्चा जो कि डे टू डे फंक्शनिंग के लिए हमें करना पड़ता है, मतलब कि डे टू डे फंक्शनिंग के लिए हमें करना पड़ रहा है, जैसे कि हमें वेजेस देने पड़ रही हैं, हमें रेंट देना पड़ रहा है, हमें ऐसी चीज़ें डे टू डे प्रतिदिन वो खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है। अगर हम वो डे टू डे खर्चा करेंगे तभी हमें बेनिफिट मिलेगा। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। पीछे मैंने आपको समझाया ना, जो लॉन्ग टर्म होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और जो डे टू डे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ओके, और एक और टर्म जो कि पहले मैं बताने लगा था, देखिए कोई भी लाइबिलिटी अगर हमें विद इन अ ईयर पे करनी होगी तो वो करंट लाइबिलिटी होगी, और कोई अगर हमें एक साल से ज़्यादा पे करनी होगी तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये याद भी चीज़ रखना आप। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, द परचेज ऑफ मशीनरी और फर्नीचर विच इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ बेनिफिट मोर देन अ ईयर इज ट्रीटेड एज। देखिए, ऐसा एसेट या ऐसी कोई चीज़ जो हमें एक साल से ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, ठीक है ना, तो वो क्या है, जो सिंपली एसेट है, और उसको मैंने पहले भी समझाया, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम भी देते हैं, ठीक है। समझ आइए आपको। The excess of a period's revenues over its related expenses is referred to as। देखिए, अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया, अब ये क्वेश्चन जो है ना उसी के रिलेटेड आया है, ठीक है, कि जब रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंस से तो वो हमें, मतलब वो क्या है, ठीक है ना, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है। और अगर प्रॉफिट ना हो ऑप्शन में, सपोज ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं होता, अगर प्रॉफिट ना हो ऑप्शन में तो आप ये भी कह सकते हो कि वो इनकम है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, तो हम यही बोलेंगे जो जो पीरियड का रेवेन्यू है, अगर वो उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है, ठीक है ना। पर ज़्यादातर प्रॉफिट अगर ना हो तो इनकम भी आप कह सकते हैं, क्योंकि फिर हम इनकम में से इंटरेक्ट जो एक्सपेंसेस हैं उसको माइनस कर देंगे तो उसके बाद प्रॉफिट निकलता है। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में प्रॉफिट इज़ द राइट आंसर। और अगर प्रॉफिट ना हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम, जो कि हमने पीछे क्वेश्चन किया। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से भी, ऑप्शन के हिसाब से भी हमें बहुत बार क्या अपना जो है ना राइट आंसर मार्क करना होता है, तो इसका भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अ प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम
events or transactions that are incidental to the business such as the sale of a fixed asset at a price higher than its book value is called as। जैसे भी मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई आपके पास एसेट है, वो आपने 1000 का लिया है और आपने 1500 का बेच दिया, मतलब कि 500 का आपने ऊपर उसके मुनाफा कमाया है, तो वो सिंपली गेन होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो गेन होता है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मेरे से भी क्वेश्चन गलत हो गया था आपको कराते। क्या? क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और हो गया, स्टाइलिश की ओर, तो मैंने मार्क कर दिया। तो जब भी आप अटेम्प्ट करने बैठो ना, तो क्वेश्चन की ओर बड़े अच्छी तरीके ध्यान देना और क्वेश्चन एक एक वर्ड अच्छी तरीके पढ़ना। 1 मिनट में ना अगर आप अच्छी तरीके पढ़ो ना, आप मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ तो 3 क्वेश्चन मज़े से कर सकते हो, अगर आपको मतलब इतनी फास्ट कर सकते हो। तो ये नहीं, बहुत टाइम है, बस आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके पढ़ना है कि आप जो चीज़ लिखी है वही समझो। ये नहीं है कि जो लिखा ही नहीं आप वो समझ के मार्क कर रहे हो। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो रीडिंग स्किल्स है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, वो अच्छी हो, और वो ऐसे होगी जब आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। द assess of a period's expenses over its related revenues is referred to as। देखिए, जब खर्चा जो है वो रेवेन्यू से ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या है? सिंपली वो लॉस है। ठीक है ना जी। अगर आपके पास 1000 रुपया है और 1100 खर्च कर रहे हो, तो 11 जो 100 रुपया, तो उसका आप नुकसान में ही हो ना। ठीक है ना। अगर आपने किसी चीज़ को बनाने में 1000 रुपया लगाया है और आपको उसके बदले कोई 900 ही दे रहा है, तो 100 रुपये का नुकसान हो रहा है ना। तो बस वो है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। अ डिडक्शन इन अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द लिस्ट प्राइस जनरली ऑफर्ड बाय होल सेलर्स टू ऑल रिटेलर्स इज कॉल्ड। देखिए, जब भी जो होल सेलर है वो लिस्ट प्राइस पर क्या देता है? डिस्काउंट देता है। ये किस चीज़ पर होता है? ये फिक्स्ड जो लिस्ट प्राइस है उस पर होता है। ये जो कीवर्ड है ना, याद रखना कि लिस्ट प्राइस पर होता है जो डिस्काउंट, जो कि होल सेलर देता है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द गुड। क्या? एट द टाइम ऑफ सेल्स ऑफ द गुड, तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो इसका तो राइट आंसर क्या आ गया? ए आ गया। अब यहां पर एक टर्म दी गई है कैश डिस्काउंट। ठीक है ना, पहले इसका राइट आंसर मार्क कर लीजिए, ए है। अब एक टर्म दी गई है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तब कब दिया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है इनकरेज करने के लिए कि टाइमली तुम भाई पेमेंट कर दो। जैसे कि एक बंदे ने बोला है कि वो 15 तारीख को पैसे देगा। अब जो सेलर है वो उसको बोलता है कि सुन, अगर तू 15 की जगह 12 तारीख को जो है पेमेंट कर देगा, तो मैं तुझे, सपोज उसने 10,000 देना था, तो मैं तुझे भाई 300 छोड़ दूंगा। मतलब कि आ गई थी, इसकी वजह से कट गया था। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया है। द डिडक्शन ऑफर्ड टू अ डेटर टू इनकरेज देम टू पे देयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्रॉम्प्टली इज नोन एज। देखिए, समय से पहले कि या टाइमली पेमेंट कर दी कर दो, तो उसके लिए एक ऑफर जिसे कहते किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो राइट आंसर सी है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। An invoice, a cash memo, or a receipt serves as the documentary evidence in support of a transaction, collectively known as a। देखिए, क्या कोई इनवॉइस है, अगर कोई कैश मेमो है, या कोई जिसे कहते हैं ना रिसिप्ट है, ठीक है ना, जो कि एक एविडेंस की तरह काम कर रही है इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, कि भाई ट्रांजैक्शन हुई थी, तो कलेक्टिवली इन सबको क्या कहा जाता है? तो इन सबको कहा जाता है वाउचर। तो राइट आंसर सी है। ठीक है ना, वाउचर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। फॉर अ फर्नीचर शॉप, आइटम्स लाइक चेयर्स एंड टेबल्स परचेज्ड फॉर रीसेल आर रिफर्ड टू एज। देखिए, एक फर्नीचर शॉप है, तो वो किस चीज़ पर डील करेगी? हाँ भाई, वो तो चेयर्स और टेबल्स और सोफ़ा ऑल दैट उसी में जिसे कहते हैं वो डील करेगी।
तो ये सब सामान एक फर्नीचर शॉप में पड़ा है रीसेल के लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो सिंपली हम कहेंगे कि भाई ये उस सामान का गुड है, ठीक है ना, ये गुड्स हैं। देखिए गुड अलग होता है, गुड्स गुड्स कहते हैं सामान को, साथ में एस लगाना है। ओके। तो राइट आंसर सी था 20 का। तो 21 की ओर बढ़ते हैं। ओके। इफ़ अ शू रिटेलर परचेजेस अ न्यू कैश रजिस्टर फॉर यूज़ इन द बिजनेस, द कैश रजिस्टर इज ट्रीटेड एज। देखिए अगर कोई शू रिटेलर है तो इसका मतलब वो किस चीज़ में काम करता होगा? वो शूज़ के रिलेटेड काम करता होगा। अब उसने एक नया रजिस्टर लिया कि उसमें वो क्या करेगा, उसमें वो भाई ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। तो वो जो रजिस्टर है वो उसके लिए क्या है? वो एसेट है, गुड है, एक्सपेंस है या ड्राइंग है? देखिए एक्सपेंस तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो एक्सपेंस है। नहीं नहीं, एक्सपेंस नहीं है, इसका वो यूज़ कर रहा है। ड्राइंग्स भी नहीं है क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए तो नहीं किया है। और गुड्स भी नहीं है क्योंकि वो इसमें डील नहीं करता, उसकी स्टेशनरी की शॉप नहीं है, उसकी शॉप है शूज़ की। वो शूज़ वो शू रिटेलर है। तो ये क्या हुआ उसके लिए? ये एक कैश रजिस्टर जो है उसके लिए एसेट हुआ। तो राइट आंसर ए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स procured by a business both on credit and for cash for use or resale is recorded under the account। देखिए जितने भी टोटल वैल्यू ऑफ गुड परचेज किए हैं बिजनेस ने, चाहे वो क्रेडिट पर हो कैश पर हो, लेकिन वो क्या है, वो गुड्स हैं, वो उनको रीसेल करने हैं, वो सबको हम क्या कहते हैं? तो उस सबको परचेजेस कहा जाता है। ठीक है ना, ये आगे टर्म्स पढ़ेंगे आप। ठीक है ना, उन सबको परचेजेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। Persons or entities who own money to the enterprise for goods and services purchased on credit are called as। देखिए एक कुछ ऐसे लोग या ऐसी एंटिटीज़ जिन्होंने कंपनी को पैसा देना है क्योंकि उन्हें उधारी पर सामान जो है वो खरीदा हुआ है, तो वो कौन होते हैं? वो डेटर्स होते हैं। ठीक है ना, वो कंपनी के लिए क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं। राइट आंसर डी है। और अगर कंपनी ने किसी को देना है तो फिर वो होता है क्रेडिटर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। Persons or entities who have a right to be paid by the enterprise for goods and services provided on credit or cash। देखिए ऐसे पर्सन या एंटिटीज जिनको कंपनी ने पे करना है, ठीक है ना, जिनको किसने पे करना है? कंपनी ने पे करना है, तो वो कौन होंगे भाई? वो क्रेडिटर्स होंगे। अभी पीछे ही समझा दिया, ठीक है ना, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी करेक्टरिस्टिक ऑफ करंट लाइबिलिटी। देखिए करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसको हमें 12 महीनों के अंदर अंदर पे करना है। ठीक है ना, जिसको हमने क्या करना है? 12 महीनों के अंदर अंदर, मतलब कि एक विद इन अ ईयर हमें जिसको पे ऑफ करना है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। ओके, ए इज द राइट आंसर। When a business generates a profit, what is the resulting impact on the owner's capital। देखिए जब भी एक बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमाएगा तो जो ऑनर की कैपिटल है ना वो क्या होगी भाई? वो बढ़ेगी। ठीक है ना, अब ऑनर ने 5 लाख लगाया हुआ है किस पर? अपने बिजनेस पर, उसको प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, तो उसकी जो जिसे कहते हैं ना उसकी क्या हुआ? प्रॉफिट ने उसकी कैपिटल को कम किया या बढ़ाया? बढ़ाया ना। अब उसने 5 की जगह 6 लाख मतलब उसका बिजनेस पर लगा हुआ है, तो जो प्रॉफिट होता है वो ऑनर की कैपिटल को बढ़ाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वुड बी क्लासिफाइड एज अ ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग। देखिए किस इवेंट को क्या कहा जाएगा? ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। पहले मैंने समझाया था
पहले ही क्वेश्चन में कि जहाँ पर दो पार्टी इन्वॉल्व हो, यहाँ जहाँ पर किस या कोई चीज़ मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो सके, ठीक है ना, उसको। तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। पेइंग अ मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, hiring a new production manager for the next month, the owner discusses a new product with the supplier, drafting an internal memo to reduce expenses। देखिए, अगर हम नया प्रोडक्शन मैनेजर जो है अगले महीने के लिए हायर कर रहे हैं तो इस महीने उसका कोई इफेक्ट है नहीं। जब हम उसको सैलरी पे करेंगे भाई तब वो कोई ट्रांजैक्शन होगी। अगर कोई ऑनर जो है न्यू प्रोडक्ट सप्लायर से डिस्कस कर रहा है तो उसमें कौन से पैसे लग रहे हैं तो ये भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। और अगर कोई इंटरनल मेमो को ड्राफ्ट कर रहा है कि भाई लिस्ट बना रहा है कि भाई क्या क्या है वगैरह, तो उससे भी क्या होगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगी। ट्रांजैक्शन क्या होगी, जब हम कोई पे करेंगे तो पेइंग द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, जब हम मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल कैश में पे करेंगे बिल्कुल वो ट्रांजैक्शन होगी। तो राइट आंसर है ए। Based on the distinction between current and non-current assets, which of these is always considered a current asset? सिंपली है कि किसको हमेशा करंट एसेट कंसीडर्ड किया जाएगा। एसेट्स क्या होते हैं, जो कि रिलाइज हो सकें, जो कि मनी में कन्वर्ट हो सकें। सिंपली आप ये याद रखिए कि जो मनी में कन्वर्ट हो सकें। अब कैश और कैश इक्विवेलेंट ये तो हाई कैश में है, तो इसका तो राइट आंसर बिल्कुल ये है, क्योंकि जब आपको पता चल गया कि भाई इससे बेटर आंसर तो हो ही नहीं सकता ना, इससे बेटर आंसर तो हो ही नहीं सकता। कैश और कैश से ज़्यादा तो कैश कुछ हो ही नहीं सकता ना। हाँ, तो अब हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। लॉन्ग टर्म बैंक लोन, अगर लॉन्ग टर्म बैंक लोन है तो वो पहली बात तो ये लायबिलिटी है, ठीक है ना, ये एसेट तो हाई नहीं है। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, लॉन्ग टर्म है। मशीनरी फिक्स्ड एसेट है, लॉन्ग टर्म है। तो करंट एसेट क्या होगा, बिटवीन विच ऑफ दिस इज करंट एसेट, हाँ बिल्कुल इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। अ कस्टमर हु इज येट टू पे फॉर गुड्स परचेस्ड फॉर द बिजनेस ऑन क्रेडिट इज नोन एज। देखिए, फ्रॉम द बिजनेस का मतलब है बिजनेस से लिया हुआ है। देखिए कीवर्ड पकड़ना है क्या, फ्रॉम द बिजनेस। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो कीवर्ड पकड़ो, फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से भाई उसने लिया हुआ है सामान, वो भी उधार पर, तो वो क्या हुआ, वो एक बिजनेस के लिए क्या हुआ भाई, बिजनेस के लिए वो डेटर हुआ ना। तो राइट आंसर है डी, ठीक है। A key characteristics of capital expenditure is that the economic benefit generated is expected to। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना वो कैसे होता है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, आपने क्या किया, आपने मशीनरी खरीदी है सपोज, ठीक है ना। अब जो आपने मशीनरी खरीदी है, क्या वो आपने सिर्फ 1 साल के लिए खरीदी है, नहीं भाई, मशीनरी तो आप 10 साल चलाओगे, लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं ना एसेट है, ठीक है ना। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना, तो सिंपली है कि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो कितनी देर रहेगा, मतलब उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। बी डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू इमीडिएटली, तो उसको हमें रेवेन्यू से इमीडिएटली राइट ऑफ करना है। बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ ईयर, क्या वो 1 साल के अंदर अंदर हमें उसका फ़ायदा मिल जाएगा। बी ट्रीटेड एज अ लॉस, उसको हम एज अ लॉस ट्रीट करें, या लॉस फॉर मोर देन अ ईयर, या फिर जो 1 साल से ज़्यादा रहेगा। तो ऑफ कोर्स वो 1 साल से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कि 1 साल के अंदर हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी है, जो कि 1 साल के अंदर हो जाता है ना, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ओके, और रेवेन्यू से तो हम करेंगे नहीं, और ये लॉस तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, ये लॉस नहीं है। तो 30 का आंसर डी आएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 स्किप हो गया, चलो कोई नहीं। द अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट्स दैट एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो जान लो कि अकाउंटिंग इक्वेशन ये होती है क्या, जो एसेट्स हैं वो किसके बराबर होते हैं, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर। और कैपिटल को कभी कभी इक्विटी भी लिखा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। ओके, इफ़ द ऑनर इंट्रोड्यूसेस मोर कैश इनटू द बिजनेस, और अगर ऑनर ज़्यादा कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स, तो इनमें से क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा और लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, एसेट इंक्रीज होंगे और कैपिटल भी इंक्रीज होगी, एसेट
जो है वो इंक्रीज़ होंगे और लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, या लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होंगी और कैपिटल इंक्रीज़ होगा। देखिए, अगर ओनर ने ज़्यादा पैसा लगाया, पहले तो कैश क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट तो बढ़ेगा, ठीक है ना, एसेट तो बढ़ेगा, और साथ में जो कैपिटल है, ओनर की कैपिटल है, तो वो भी तो इंक्रीज होगी। पीछे क्या पड़ा था कि जब प्रॉफिट होता है तो जो कैपिटल है ओनर की वो बढ़ती है, तो इसलिए क्या होगा, एसेट भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी। तो राइट आंसर बी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। When a business make a credit sale of goods, what immediate financial effect occur? तो जब भी कोई जो बिजनेस है वो क्या करता है, उधारी में सामान बेचता है, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा। ऑप्शन ए, एसेट्स इंक्रीज एंड सेल रेवेन्यू इंक्रीज, यानी कि एसेट यानी कि डेटर्स बढ़े और सेल्स रेवेन्यू भी बढ़ा। तो इसका आंसर एक्चुअली में यही है, तो ज़्यादा दूर क्या जाना, ठीक है ना। बिल्कुल, एसेट बढ़ेंगे क्योंकि डेटर बढ़े हैं, और सेल रेवेन्यूज़ भी बढ़ा है क्योंकि सेल हुई है, ठीक है ना, चाहे अभी हमें उसका पैसा मिला या ना मिला, बट सेल रेवेन्यू इंक्रीज तो हुआ ही है ना। तो इसका राइट आंसर ये है। Which term is used for goods that a trading business has on hand at the end of the accounting period? तो जब भी साल की आखिर में या फिर अकाउंटिंग पीरियड की आखिर में जो सामान बचा होता है एक ट्रेडिंग फर्म के पास, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको इन्वेंट्री कहा जाता है, परचेज कहा जाता है, रैंक्स कहा जाता है, या करंट लायबिलिटीज कहा जाता है। तो सिंपली उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, यानी कि इन्वेंट्री या स्टॉक, ठीक है ना। राइट आंसर ए है, ठीक है ना। ज़्यादा अगर हो क्लोजिंग स्टॉक तो दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो ये याद रखना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ओके, वाई इज द टर्म एक्सपेंडिचर कंसीडर्ड ब्रॉडर दैन द टर्म एक्सपेंस? तो सिंपली है, एक्सपेंडिचर को क्यों ब्रॉडर समझा जाता है एक्सपेंसिस से। देखिए, ऑप्शन पढ़ते हैं, अपने आप समझ आ जाएगा, साथ में एक्सप्लेन भी करते हैं। एक्सपेंडिचर ओनली रिफर्स टू अ डेट वाइल एक्सपेंसिस डिफर टू लॉसेस। भाई ये बात कहाँ से आ गई, गलत। एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज पेड इन कैश वाइल एक्सपेंसिस कैन बी ऑन क्रेडिट। भाई ये बात भी कहाँ से आ गई, गलत, ये तो कॉन्टेक्स्ट के ही बाहर है। ओके, एक्सपेंसिस इज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट वाइल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई एक्सपेंसिस को हम कहाँ बैलेंस शीट में करते हैं यार। तो ऑप्शन डी है, जो कि राइट भी होगा क्योंकि ऊपर वाले तीन तो नहीं है। एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स वाइल एक्सपेंस ओनली इंक्लूड्स रेवेन्यू आइटम्स। बिल्कुल, जो एक्सपेंडिचर होता है ना वो बोथ इंक्लूड करता है, वो कैपिटल रेवेन्यू भी क्या बोलते हैं कंसीडर करेगा, और क्या बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करेगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि लॉन्ग टर्म मोर देन अ ईयर जिसका हमें बेनिफिट मिलेगा, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि विद इन अ ईयर मिलेगा, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर उन दोनों को इंक्लूड करेगा, और एक्सपेंसिस जो होते हैं वो सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स होती हैं जो कि डे टू डे जिसे कहते हैं ना वर्किंग ऑफ अ बिजनेस के लिए हम करते हैं। तो राइट आंसर डी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन करेंट एसेट? तो इनमें से नॉन करेंट यानी कि फिक्स्ड एसेट कौन सा है। देखिए, गुडविल, प्रीपेड रेंट फॉर 6 मंथ, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री। देखिए, इन्वेंट्री स्टॉक होता है, वो जब आएगा सामान खरीदने कोई उसको तो देंगे, तो ये फिक्स्ड एसेट कैसे हुआ, नॉन करेंट एसेट कैसे हुआ। अकाउंट रिसीवेबल, जो डेटर्स होते हैं वो हमें विद इन अ ईयर ही हम उनसे लेते हैं, ठीक है ना। अब ये थोड़ी बोलेंगे सामान आज लो तो 2 साल के बाद पैसे देना, ये तो नहीं होता भाई, 1-2 महीने का समय होता है, ठीक है ना। तो ये भी करंट एसेट है। प्रीपेड रेंट फॉर 6 मंथ, प्रीपेड रेंट क्या कि आपने एडवांस में 6 महीने का रेंट पे कर दिया, ठीक है ना। मतलब कि आपको 6 महीने का रेंट जो है वो आपने पे कर दिया, तो ये भी 6 महीने के लिए है, साल से कम है। लेकिन जो गुडविल होती है ना, ये एक करंट एसेट है और इंटेंजिबल एसेट है। ये है इंटेंजिबल और नॉन करंट एसेट, ठीक है ना, नॉन करंट एसेट। तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37, विच अकाउंटिंग टर्म रिप्रेजेंट द टोटल क्लेम ऑफ ऑल एक्सटर्नल पार्टीज ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस? तो सिंपली ये है
कि ऐसी कौन सी अकाउंटिंग टर्म है जो क्या रिप्रेजेंट करती है कि जितनी भी एक्सटर्नल पार्टीज़ है उनका एसेट्स ऑफ द बिजनेस के ऊपर क्लेम है, हक है, ठीक है ना। तो वो सिंपली लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि किसी ने पैसा दिया है, किसी ने शेयर, मतलब शेयर्स तो नहीं, वो तो ऑनर होते हैं, बट किसी ने डिबेंचर्स अगर मतलब खरीदे हैं, या सिंपली जिसने कोई उधारी की है, तो जब अगर बिजनेस को पे आउट करना है, अगर उसके पैसे नहीं है, तो वो एसेट्स बेच को ना अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा करती है। तो इसका राइट आंसर डी आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 है। व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड रेवेन्यूज़। देखिए सेल्स और रेवेन्यूज़ में क्या फ़र्क है, मैं आपको पहले सिंपली बता देता हूँ, फिर ऑप्शन में डायरेक्ट बता दूंगा। सेल्स जो होता है, जो कि आप जिस गुड और सर्विसेज में डील कर रहे हैं उसको बेच के, अगर उसको आप बेच रहे हैं और आपको रिटर्न में मिल रहा है, तो वो सेल्स है। रेवेन्यूज़ जो हैं, रेवेन्यू कुड बी एनीथिंग, ठीक है ना। रेवेन्यू के है कि रेवेन्यू जो है, अगर सेल्स के अलावा आपको कोई और भी इनकम आ रही है, जैसे कि इंटरेस्ट आ रहा है, आपने कोई गोडाउन रेंट में दिया है, ठीक है ना, कोई फ्लैट रेंट में दिया, मतलब कुछ भी आपने दिया है, अपनी दुकान किसी को रेंट में दिया, इंटरेस्ट आ रहा है, आपको एक्स्ट्रा कोई भी इनकम आ रही है, रेंट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस सब को सेल्स प्लस क्या, सेल्स प्लस अदर इनकम्स को मिला के रेवेन्यू कहा जाता है। तो राइट आंसर ए है। क्या, सेल्स आर इनफ्लोज फ्रॉम द मेन बिजनेस एक्टिविटी। सेल्स जो है वो इनफ्लोज होते हैं मेन बिजनेस एक्टिविटी, और रेवेन्यू जो होता है वो सेल्स के साथ अदर अदर इनकम्स को भी इंक्लूड करता है। A trade discount is offered on the list price of good. How it is trade discount rated in the accounting books। देखिए जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, मैंने एक्सप्लेन किया क्या होता है कि भाई वो लिस्ट प्राइस के ऊपर मिलता है और एट द टाइम ऑफ सेल ही वो मिल जाता है। मतलब कि जैसे आपने सामान खरीदा, बल्क में सामान खरीदा, उसने बोला कि भाई आपका ये ट्रेड डिस्काउंट है। इसको हम ना अपनी बुक्स में शो ही नहीं करते, ठीक है ना। इसको हम अपनी बुक में शो ही नहीं करते, क्योंकि क्यों नहीं शो करते, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये हमने उसी चीज़ पर हमने क्या बोलते हैं सामान लिया है, तो जितने पर लिया हम सिंपल उसकी एंट्री कर देंगे। अगर हम कैश डिस्काउंट हमें मिलता है तो उसको हम जर्नल एंट्रीज़ में अलग से मतलब शो करते हैं कि भाई हमें इतना हमने परचेज़ किया था, हमने इतना कैश पे किया, हमें इतना डिस्काउंट मिला है। बट सेल्स जो ये ट्रेड डिस्काउंट होता है इसको हमें शो नहीं करना होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट द नेट अमाउंट, लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। सिंपली हमें जितने में हमें मिला हम उतना शो कर देंगे, अलग से इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 39 था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 40 है। इफ़ द टोटल एक्सपेंसेस फॉर अ पीरियड आर 15,000 एंड द टोटल रेवेन्यू आर $45,000, विच इज़ द रिजल्ट। देखिए एक्सपेंस आपने 50,000 किया है, मिल रहा आपको 45,000 है, तो 5,000 का आपको लॉस हो रहा है। सिंपल, ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक पर करेंगे। तो तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरे किसी का भी भला हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।